हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज टिश्यू देखेंगे। उनके क्या टाइप्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और जो भी इसके अंतर्गत टेक्निकल टर्म्स होंगे उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लें। तो याद रखिएगा, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है। फ्रेमवर्क से मतलब क्या होता है? ढांचा। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क को ढांचा कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी क्या बनाता है? ढांचा बनाती है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अ लोकोमोशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको लोकोमोशन प्रदान करता है। ठीक, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि आपका किडनी हो गया, ब्रेन है, ठीक है, आपका लंग्स हो गए। ठीक, तो ये चूँकि वाइटल ऑर्गन्स हैं और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। तो ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं किनके द्वारा कवर रहते हैं? बोन्स के द्वारा कवर रहते हैं। ठीक, एंड प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप। और क्या काम करती हैं आपको मालूम होना चाहिए। जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी को एक डेफिनेट शेप प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आर टू टाइप्स। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा हमारा होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक्सोस्केलेटन सिस्टम हमारे स्किन और उसके डेरिवेटिव से मिलकर बना होता है। डेरिवेटिव से यहाँ क्या मतलब है? याद रखिएगा, जैसे कि आपके नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ठीक, ये डेरिवेटिव्स होते हैं स्किन के। ठीक है, और उनका काम क्या होता है? तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ये उनसे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हमें सुरक्षा देता है। दिस सिस्टम इज़ फाउंड इन, ठीक, इस प्रकार का जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम है ये आपको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ठीक, जो एनिमल्स होते हैं इनमें देखने को मिलता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अकशेरुकीय और कशेरुकीय जो प्राणी होते हैं उनमें आपको एक्सोस्केलेटन सिस्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो याद रखिएगा, जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है किन से मिलकर बना होता है? आपके बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक, इस प्रकार का जो सिस्टम है किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपके कोरल्स के अंतर्गत सारे आपके मूंगे आ जाते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा और आपके वर्टिब्रेट्स। ठीक, तो इन तीन कैटेगरी में जो है आपको एंडोस्केलेटन सिस्टम इंक्लूड कर लेते हैं हम। चलिए अगला है हमारा पॉइंट टेंडन्स। टेंडन क्या होता है? तो याद रखिएगा, टेंडन का काम क्या होता है? मसल्स को बोन से जोड़ना। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं ये हमारा क्या है? टेंडन है। ठीक है, ये देखिए टेंडन है, ये हमारी बोन हो गई। ठीक, और ये हमारी क्या है? मसल है। तो बोन को मसल से कौन जोड़ेगा? आपका टेंडन जोड़ता है। अगला क्या हमारा? लिगामेंट है। ठीक है, तो लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन को बोन से अटैच करना। ठीक है, जैसे कि आपकी एक ये बोन है और ये एक बोन है। ठीक, तो ये आप देख रहे हो ये चीज़ क्या है? ये हमारी लिगामेंट हो जाएगी। क्लियर? चलिए अगर हम बर्थ की बात करते हैं कि एक बर्थ के समय बेबी में कितने बोन्स होती हैं, तो याद रखिएगा 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो कितने बोन्स आपको देखने को मिलेंगे? 206 बोन्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है ह्यूमन एंडोस्केलेटन सिस्टम जो होता है। ठीक है, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक, दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम इन सबको जो है एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो है कितने बोन्स से मिलकर बना होता है? याद रखिएगा 80 बोन्स। कितनी आती हैं इसके अंतर्गत? 80 बोन्स आती हैं। और ये जो हमारे जो बोन्स होती हैं, याद रखिएगा आपकी जो मेन एक्सेस होती है बॉडी की, ठीक है, यानी कि मिड लाइन जो होती है, मिड लाइन, ठीक है, उसमें जो है ये बोन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है, या हम कहेंगे जो वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखा अगर बिल्कुल बीचों बीच हम खींच दें, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जितनी भी जो बोन्स आती हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके क्या क्या आ जाएंगे? हमारी स्कल आ जाती है। ठीक है, ये क्या हमारी स्कल आ गई, देखिए बिल्कुल बीचों बीच में है ये सारी चीज़ें। ठीक, अगला क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है।
ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक, स्टर्नम है आपका, ठीक, जैसे कि अभी ब्लू कलर में देख रही है हमारा स्टर्नम है। ठीक, और स्टर्नम से अटैच हुई आपकी रिब्स हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये हमारे बिल्कुल जो है वर्टिकल जो है लाइन बनाती हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन के अंतर्गत ये आपके जो है बोन्स इंक्लूड हो जाते हैं। कौन कौन से, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। चलिए अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो याद रखिएगा, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को छोड़ दें, ठीक है, आप मिड लाइन छोड़ दें, तो मिड लाइन के लेटरल साइड पर क्या, लेटरल साइड पर जो भी बोन्स स्थित होंगी हम उसको ले लेंगे, तो वो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये तो हमारी हो गई मिड लाइन हो गई। ठीक है, सॉरी गलत हो गई, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है मिड लाइन है। ठीक, अब ये मिड लाइन के इधर उधर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो जो भी बोन्स इंक्लूड हो जाती हैं, आती हैं इसके अंतर्गत, वो हमारी अपेंडिकुलर सिस्टम में आएंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी आती हैं, तो याद रखिएगा आपके गर्डल्स, गर्डल में दो प्रकार होते हैं, एक आपका शोल्डर गर्डल होता है जिसको हम पैल्विक गर्डल कहते हैं, और एक आती है आपकी हिप बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पैल्विक गर्डल कहते हैं। क्लियर, चलिए, और अगला क्या है, लिम्ब बोन्स। ठीक है, लिम्ब बोन्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, आपके हाथ और पैर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। चलिए अब हम बात करते हैं स्केलेटन टिश्यू की। ठीक है, तो स्केलेटन टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनको जो स्केलेटन टिश्यू होती है, याद रखिएगा हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, और कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, एक दूसरे चीज़ से जोड़ना। ठीक है, यानी कि संयोजन करना, इसीलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम को हमने जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हमारा होता है कार्टिलेज होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, बोन्स होता है। ठीक है, और दोनों की ही उत्पत्ति किससे होती है, तो याद रखिएगा जो एम्ब्रियो की मेसोडर्म लेयर होती है, वहाँ से इन दोनों का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक बार थोड़ी सा हम यहाँ पे आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर जिनको नहीं मालूम है कि जो एम्ब्रियो होता है, याद रखिए जैसे मान लीजिए एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में तीन लेयर होती हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। जो हमारी मिडल लेयर होती है उसको हम मेसोडर्म कहते हैं, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो हमारी इंडोडर्म लेयर होती है। ठीक, तो याद रखिएगा जो मेसोडर्म लेयर होती है, ठीक, इसी मेसोडर्म लेयर से आपके कार्टिलेज और आपकी जो बोन्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कार्टिलेज टिश्यू की। ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो कार्टिलेज टिश्यू कैसा होता है, याद रखिएगा सेमी रिजिड है, सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, सेमी रिजिड से मतलब क्या है, अर्ध ठोस, एकदम कम्प्लीटली ठोस नहीं होगा ये। ठीक, इट प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट्स एंड बोन्स। इसका काम क्या होता है, जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं ये हमारे जॉइंट्स और बोन को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, सुरक्षा करते हैं। मोस्टली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ज़्यादातर जो है कार्टिलेज आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो वैसे वैसे जो है कार्टिलेज की संख्या जो है कम होती चली जाती है। ठीक, तो एडल्ट में जो है आपको सबसे कम कार्टिलेज देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी कार्टिलेज अगर हम टिश्यू लेते हैं तो याद रखिएगा ये एक आउटर मेम्ब्रेन द्वारा कवर रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम लेयर कहते हैं। और यही केवल याद रखिएगा जो पेरिकॉन्ड्रियम लेयर होती है केवल और केवल वैस्कुलर होगी, और कैसी होती है, इसमें नर्व्स पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की, तो कौन कौन से टाइप की जो है कार्टिलेज टिश्यू में जो है आपको सेल्स देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा दो प्रकार की मेन जो है यहाँ पे सेल्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहला हमारा है कॉन्ड्रोब्लास्ट है, दूसरा क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स है। ठीक है, द कॉन्ड्रोब्लास्ट आर फाउंड अंडर द पेरिकॉन्ड्रियम, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। पेरिकॉन्ड्रियम के, ये हमारी क्या है, सबसे जो आउटर लेयर है वो पेरिकॉन्ड्रियम है। ठीक है, तो पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट नीचे जो है कैसी सेल्स पाई जाती हैं, हमारी कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, याद रखिएगा ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए यहाँ पे, जब ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, चूँकि अभी यहाँ पे होता क्या है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कैसी हैं, यहाँ पे मूवेबल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जो है ये इधर उधर मूव कर सकती हैं। अब ये जो है मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक, तो जैसे जैसे मैट्रिक्स का लेवल बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है, मैट्रिक्स के चारों ओर, मतलब जो हमारी जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये मैट्रिक्स के चारों ओर से कवर हो जाता है। ठीक, कवर हो जाएगा यानी उसको हमने घेर लिया है, तो घेर लिया है तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये मूवेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे।
तब इस कंडीशन को याद रखना, तब इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और कैसी होगी हमारी ये, इमोवेबल होगी। ठीक है, अब ये कॉन्ड्रोसाइट जो होती हैं क्या होती हैं कि जैसे जैसे कार्टिलेज ग्रो करती है तो उस समय क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट जो है डिवाइड हो जाती है। ठीक, और किसका फॉर्मेशन करती है, लैकुनी की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि लैकुनी के अंदर क्या होता है, तो याद रखिएगा लैकुनी के अंदर ही जो है आपको कॉन्ड्रोसाइट सेल जो है देखने को मिलती हैं, या तो ये सिंगल में होगी या फिर जो है ये ग्रुप्स में होती हैं। चलिए, दोनों में हम बेसिक डिफरेंस समझ लें तो और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला याद रखिएगा जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा मेसेनकाइमल प्रोजेनिटर सेल से होता है। किससे होता है, मेसेनकाइमल प्रोजेनिटर सेल से होता है। जबकि कॉन्ड्रोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से होता है। ठीक है, अगला क्या है, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होता है ये इमेच्योर सेल्स हैं, जबकि कॉन्ड्रोसाइट्स कैसी होती हैं, हमारी मैच्योर सेल्स होती हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसका सिक्रेशन करती है, जबकि कॉन्ड्रोसाइट का काम क्या होता है, हमारे जो कार्टिलेज टिश्यू होती है उसको नॉरिशमेंट प्रदान करना। ठीक है, पोषण प्रदान करना और उसके मेंटेनेंस को जो है रेगुलेट करती है ये। ठीक है, अगला क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोपोजिशनल ग्रोथ। याद रखिएगा ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है ये एपोपोजिशनल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। एपोपोजिशनल ग्रोथ से क्या होता है, याद रखिएगा जब इस प्रकार की ग्रोथ होती है तो हमेशा याद रखिएगा कार्टिलेज की मोटाई यानी कि डायामीटर में जो है वृद्धि होगी। ठीक है, जबकि अगर हम कॉन्ड्रोसाइट की बात करते हैं तो यहाँ जो है आपको इंटरस्टिशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा जो इंटरस्टिशियल ग्रोथ है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, उसकी लंबाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो टिश्यू होगी वो लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, कार्टिलेज जो टिश्यू होते हैं याद रखिएगा यहाँ पे 3 प्रकार की होंगी। सबसे पहला आपका है हाइलिन कार्टिलेज है, दूसरे नंबर पे आपका इलास्टिक कार्टिलेज आ जाता है और तीसरे नंबर पे आपका फाइब्रस कार्टिलेज आ जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा हाइलिन कार्टिलेज। तो याद रखिएगा हाइलिन कार्टिलेज को हम ग्रिसेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर एब्सेंट, इसमें जो फाइबर्स होते हैं आपको एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फाइबर्स देखने को नहीं मिलेंगे। मैट्रिक्स कैसा होता है, याद रखिएगा मैट्रिक्स जो है ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कार्टिलेज जो है ये मोस्ट एबंडेंट संख्या में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि आपसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे ज़्यादा जो है कौन से टाइप का कार्टिलेज देखने को मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिस कार्टिलेज का निर्माण होता है या जिस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है वो क्या चीज़ होती है, आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि हाइलिन कार्टिलेज जो है कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो याद रखिएगा जहाँ रिब्स और स्टर्नम आपस में कंबाइन होते हैं, जोड़ते हैं, वो स्थान। ठीक, आपका नेसल कार्टिलेज। ठीक, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर का मतलब ही होता है जॉइंट। ठीक है, जहाँ 2 बोन्स आपस में जॉइंट हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके जो है सिरों पर आपको जो है हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिल जाता है। चलिए अगला है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। तो याद रखिएगा इलास्टिक कार्टिलेज में आपको जो है इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं, और कहीं भी अगर फाइबर सब लग जाता है तो याद रखिएगा फाइबर का काम ही होता है सेल्स या टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रदान करना, क्या, मजबूती प्रदान करना, एंड मेंटेन द शेप ऑफ सर्टेन ऑर्गन। और कुछ विशेष प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके शेप को जो है ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स कि हमारा जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा लैरिंक्स की दीवारों पर, ठीक, ईयर पिन्ना, एपिग्लॉटिस और आपका यूस्टेचियन ट्यूब में देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं फाइब्रस कार्टिलेज की। ठीक है, तो हैज़ अ मेनी कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेंगे, कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। पेरिकॉन्डियम यहाँ पे आपका एब्सेंट रहेगा। क्लियर है, याद रखिएगा पेरिकॉन्डियम क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट जो आउटर लेयर थी वो कैसी रहेगी, यहाँ पे एब्सेंट रहती है। ठीक, जो फाइब्रस कार्टिलेज है देख लेते हैं कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क,
ठीक है। आपको अगर फिगर याद हो तो याद रखिएगा, जैसे ये हमारी जो है क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में आपने देखा होगा बीच बीच में जो है ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इन्हीं इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से शरीर जो है हम लोग मूवमेंट करा पाते हैं, इधर उधर जो है आप इसको बैंड करवा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, मेनिस्की। तो मेनिस्की क्या होता है, कार्टिलेज पैड्स ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है, जो आपके नी जॉइंट्स होते हैं, ठीक। तो नी जॉइंट के जो कार्टिलेज पैड्स हैं वहाँ पे जो है आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक। अगला क्या है, कैलस। कैलस क्या होता है, तो याद रखिएगा जहाँ फ्रैक्चर हुआ होता है, ठीक है, जहाँ फ्रैक्चर होता है तो उस बोन्स के सिरे पर जो है आपको फाइब्रस कार्टिलेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो जहाँ ये जुड़ते हैं आपस में, ठीक है, जो आपकी पैल्विक गर्डल जो पैल्विक जो गर्डल होती है जहाँ पे ये जॉइंट होते हैं, ठीक, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको फाइब्रस कार्टिलेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ध्यान से अगर याद है, ये मान लीजिए आपका है पैल्विक गर्डल है, ठीक है, ऐसी एक इस साइड है, हिप बोन है ये। अब ये जो उसके दोनों जो सिरे हैं, ठीक, ये जो दोनों सिरे होते हैं ये आपस में जो है किसके द्वारा अटैच रहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस के द्वारा, ठीक। इन्हीं प्यूबिक सिम्फाइसिस पर जो है आपको फाइब्रस कार्टिलेज देखने को मिल जाते हैं, ठीक। और कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा जहाँ टेंडेंस बोन में इंसर्ट करती है, कहाँ, यानी कि वो पॉइंट, बोन का वो पॉइंट जहाँ पे टेंडेंट इंसर्ट कर रही होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है आपको फाइब्रस कार्टिलेज टिश्यू देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं नॉलेज कैप्सूल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा, अगर मैं डेड बॉडी और एक लाइव बॉडी की बात करता हूँ, एक लाइव बॉडी है, एक जिंदा है और एक मरा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो डेड बॉडी की जो लंबाई होती है वो अलाइव यानी कि जिंदा जो आदमी है उसकी तुलना में हमेशा कैसे होगी, बढ़ती, हमेशा उसकी जो लेंथ होगी हमेशा ज़्यादा होगी। उसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, ठीक है, वो कैसी हो जाती हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ द डिस्क विल बी रिलैक्स कंडीशन, ठीक है। कैसी कंडीशन में होंगी, एकदम बिल्कुल आराम की कंडीशन में होती हैं। जब ये आराम की कंडीशन में डिस्क होती हैं तो होता क्या है कि जो वर्टिब्रल कॉलम की जो लंबाई है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि जो बॉडी का जो साइज है, लेंथ है, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैल्सीफाइड जो कार्टिलेज होती है। याद रखिएगा कैल्सीफाइड कार्टिलेज का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो याद रखिएगा जो आपकी हाइलिन कार्टिलेज है, क्या हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज के कैल्सिफिकेशन से हमारी जो है कैल्सीफाइड कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और ये जो कैल्सीफाइड कार्टिलेज है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा जो लॉन्ग बोन्स के सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं, वहाँ पर जो है हमारा कैल्सीफाइड कार्टिलेज टिश्यू जो है टिश्यू देखने को मिल जाएगा। और आपका ह्यूमरस और फीमर का जो हेड होता है, ठीक, वहाँ पे जो है कैल्सीफाइड कार्टिलेज टिश्यू देखने को मिल जाते हैं। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस चैनल या टॉपिक से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उन्हें कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।